आज का ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं। आज हमारे साथ मिस्टर सनी चौधरी हैं जो कि एक स्टार्टअप चलाते हैं पोर्ट्रेट फ्लिप के नाम से, और उनका ये स्टार्टअप बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वो पोर्ट्रेट फ्लिप है क्या, कैसे उन्होंने इसको ग्रो किया, और आप भी अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हर चीज़ हम उनसे जानेंगे। तो हेलो मिस्टर सनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीतम नगराले पर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये जो पोर्ट्रेट फ्लिप है क्या, और आपने ये इसका आइडिया किस तरह से आया आपको, और अभी ये जो पोर्ट्रेट फ्लिप है वो किस तरह से ग्रो हो रहा है। सबसे पहले तो धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और पोर्ट्रेट फ्लिप जो है एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और बेसिकली हम लोग हैंडमेड पेंटिंग्स में डील करते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है, अगर किसी को हैंडमेड पेंटिंग्स चाहिए गिफ्टिंग के लिए, किसी और ओकेज़न के लिए, तो इट्स बेसिकली अमेज़ॉन फॉर हैंडमेड पेंटिंग्स। अगर आपको हैंडमेड पेंटिंग चाहिए, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, फ़ोटो अपलोड करिए और हमारे आर्टिस्ट आपको हैंड पेंट करके आपको शिप करेंगे। ओके, तो ये जैसे पोर्ट्रेट फ्लिप है, तो आपने ये कभी स्टार्ट किया था और इसका आइडिया कैसा है आपको कि ये हाँ हमको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हम लोग कॉलेज में थे, वीआईटी में। अच्छा, वीआईटी। यस। तो उस टाइम पे 2017 में फाइनल ईयर में थे, तो हम लोग अपने फ्यूचर के लिए ऑप्शंस देख रहे थे। तो उस टाइम पे प्लेसमेंट्स में जाना है या फिर कुछ और ट्राई करना है। तो उस टाइम पे मेरे रूम में थे, और जो अर्ली टाइम पे मेरे को-फाउंडर भी थे पोर्ट्रेट फ्लिप में, लवदीप। उनको ये आइडिया, उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे पोर्ट्रेट मांगा और वहाँ से ये आइडिया आया। तो उसके बाद हमने एक और बंदे को अपनी टीम में लेके आए, शुभांशु, जो अर्ली टाइम पे हमारे सीटीओ थे। तो हम लोगों ने एक वेबसाइट बिल्ड करना शुरू करा वर्डप्रेस पे, और वहाँ से धीरे धीरे हमने एक वेबसाइट बिल्ड करा और मार्केटिंग सीख के स्टार्टअप शुरू करा। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था कि किस तरह से आपने स्टार्टअप के बारे में आपको आइडिया आया, एक गर्लफ्रेंड का पोर्ट्रेट बनाया। तो मिस्टर सनी, ये बताइए कि जैसे आपने वीआईटी जैसे प्रीमियर कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, तो उसके बावजूद आपने बिजनेस को ही क्यों चुना, जॉब क्यों नहीं किया, और आपका पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इसमें? पहले जब कॉलेज में थे तो उस टाइम पे आपने भी एक वेब सीरीज़ देखा होगा, टीवीएफ पिक्चर्स। एक वेब सीरीज़ आया था, तो उसमें वो देखने के बाद बहुत ऐसा मोटिवेशनल फील हुआ। और उसके बाद इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। उस टाइम पे ओयो, ओला जैसे स्टार्टअप्स आए थे, ठीक है। तो वो स्टार्टअप्स में देखते थे, रितेश अग्रवाल के बारे में पढ़ते थे, भावेश अग्रवाल के बारे में पढ़ते थे। तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता था कि यार ये लोग तो, रितेश अग्रवाल का अगर आप देखोगे तो उसने कॉलेज भी पूरा नहीं करा। तो लगा कि जो इंसान ने कॉलेज पूरा नहीं करा और 22-23 साल की उम्र है, उसने ओयो जैसा जितना बड़ा स्टार्टअप एक बना दिया है। तो वहाँ से मोटिवेशन था कि कुछ अपना शुरू करेंगे। और उसके बाद फिर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि पेरेंट्स को कैसे मनाया, तो वो तो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली बोल रहे थे कि प्लेसमेंट के लिए जाओ, ये स्टार्टअप वगैरह बाद में देख लेना। फिर कॉलेज में ही हमने शुरू करा। तो ये था कि जब हम पुणे में स्टार्टअप करने आए तो हमारे पास एक बेसिक रेवेन्यू था अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए। तो जब पुणे में आए तो हमारे लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो हमारे पास पहले से हमारा वेबसाइट रेडी था, हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे, जान चुके थे, और हमको यहाँ पे आके वो फुल फ्लेज लॉन्च करना था और कंपनी को रजिस्टर करना था। तो फिर यहाँ पे आके कुछ महीनों तक थोड़ा पेरेंट्स को समझाने में टाइम लगा कि क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आराम से एक जॉब ले सकते हो। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 5-6 मंथ्स, उनको भी समझ गया जब रेवेन्यू जनरेट हुआ कि इट्स गोइंग गुड और कोई इशू नहीं है। यस। तो जैसे कि आपने बताया कि आप पुणे से आपने ये स्टार्टअप किया है, लॉन्च किया है, तो पुणे को ही आपने बेस क्यों चुना, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास कहाँ से आया स्टार्ट करने के लिए? तो पुणे में जब हम लोग देख रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा लोकेशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो पहला ऑप्शन हमने बेंगलोर को एक्सप्लोर करने का सोचा। फिर पता चला कि बेंगलोर बहुत एक्सपेंसिव है शुरू के लिए। फिर हमने मुंबई सेलेक्ट करा, क्योंकि हमारा आर्ट से रिलेटेड वो है, और हम लोग को लग रहा था कि हमको आर्ट के लिए हायरिंग करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आर्ट कॉलेजेस कहाँ पे है। फिर हमने देखा मुंबई में सबसे ज़्यादा, तो हमने मुंबई को प्रायोरिटी दिया। लेकिन मुंबई के भी हमने प्राइसेस चेक करे, ऑफिस के, रहने के एक्सपेंसेस, तो वो बहुत ज़्यादा जा रहे थे। फिर हमने तीसरा ऑप्शन जो हमको मिला पुणे। तो पुणे मुंबई के भी पास है, तो हमको लगा कि ट्रैवल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ हायरिंग वगैरह कुछ करना है, जो इवेंचुअली नहीं ज़रूरत पड़ी जिसकी। तो फिर हमने सोचा कि पुणे एक बेटर ऑप्शन है रहने के लिए। एक्सपेंस रेशो अगर देखा जाए तो बेटर था, तो हम पुणे में सेटल हो गए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारा था, पहली चीज़ तो जो हमको पॉकेट मनी मिलता था कॉलेज में,
घर से जो पैसा मिलता था तीनों लोगों को, वो हम लोग इन्वेस्ट करके हमने डोमेन खरीद लिया, होस्टिंग खरीद लिया और जो भी बेसिक शुरू में चीज़ें होती है वेबसाइट बनाने के लिए। उसके बाद फिर हमको लगा कि थोड़ा और पैसा चाहिए, मार्केटिंग में कुछ ट्राई करके देखते, क्योंकि शुरू में आप एसईओ करोगे तो ऑर्गेनिक आने में आपको बहुत टाइम लगता है, आपको 6 मंथ से 1 ईयर तक आपको बेसिक रिजल्ट देखने में लग जाते हैं। तो उसके बाद हमको लगा कि फेसबुक एड्स या गूगल एड्स कुछ ट्राई करना चाहिए। तो उसके लिए हमने कुछ फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कुछ को अप्रोच करा, तो एक बेसिक अमाउंट सबसे लिया कि अच्छा 3 महीने के लिए हमको दो और हम आपको 3 महीने बाद रिटर्न करके देते हैं। तो वहाँ से थोड़ा एक बेसिक अमाउंट लिया और उससे हमने बेसिक जो शुरू के एड्स थे वो रन करे। अच्छा, तो कितना अमाउंट था स्टार्टिंग जो आपने स्टार्टिंग जो हमने बिल्कुल शुरू में पहले 1-2 महीने में खर्च करा था वो अराउंड 23,000 के आसपास था, जिसमें हमारा पूरा सेटअप हो गया था, वेबसाइट एक बन गई थी, उसके लिए जो प्लगइन्स खरीदने थे वो सब आ गए थे उसमें। और फिर उसके बाद जो बेसिक ऐड शुरू में चला के देखे थे उसका जो एक्सपेंसेस था, तो वो कुछ शुरू के 2-3 महीने में हमने कुछ 23-24 हज़ार रुपये खर्च करे थे। उसके बाद हमको पहला ऑर्डर आया था। अच्छा, उसके बाद पहला ऑर्डर आया था। तो मतलब अगर कोई किसी को स्टार्टअप अपना लॉन्च करना है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे मिस्टर सनी ने सिर्फ 25,000 के अंदर में अपना स्टार्टअप लॉन्च किया था और आज इतना बड़ा ऑफिस है यहाँ पुणे में इनका और इतना ग्रो हो रहा है इनका बिजनेस। तो स्टार्टअप अगर आपको लॉन्च करना है तो एक मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? यस। तो जैसे 3 साल पहले आपने ये स्टार्टअप चालू किया था पोर्ट्रेट फ्लिप, तो मेरे ख्याल से मैंने तो इस टाइप के स्टार्टअप के बारे में कभी सुना नहीं, तो एक बहुत ही यूनिक आइडिया है। तो इस टाइप का जो यूनिक आइडिया आपने लॉन्च किया था, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए हों, तो वो चैलेंजेस क्या थे, उनको कैसे फेस किया, कैसे ओवरकम किया, और आज 3 साल के बाद ये आपका पोर्ट्रेट फ्लिप किस मुकाम पर है? तो स्टार्टिंग में जैसे हम नीचे बैठ के बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो इनिशियल फेज था इंडिया में स्टार्टअप्स का, तो वो आप देखो फ्लिपकार्ट आया, ओला आया, ओयो आया, उस टाइप के स्टार्टअप्स थे। लेकिन उसके बाद देखो आप जोमेटो आया, फरलैंको आया और पेपरफ्राई आया। तो हमको लग रहा है कि अभी ऑलरेडी अमेजोन पे फर्नीचर मिल रहा है या फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, तो एक दूसरा पेपरफ्राई सेम नीश में आके कैसे फर्नीचर को सेल कर पा रहा है। फिर हमको नीश स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट समझा कि आपको सब कुछ सेल करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा वर्टिकुलर जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक ही प्रोडक्ट को लेके आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो वहाँ से हमको लगा कि नीश स्टार्टअप करके कोई चीज़ है, तो हमने सोचा कि जब पेपर फ्राई कर सकता है, सिर्फ फर्नीचर सेल कर सकता है, तो हम क्यों सिर्फ पेंटिंग सेल नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारा मेन मोटिवेशन था। तो उसके बाद हमने ये जो वेबसाइट बनाया, तो जो मेजर चैलेंजेस जो हमको शुरू में आए उसमें से कुछ चैलेंजेस से पहली चीज़ तो यही था कि आर्टिस्ट कहाँ से लेके आएंगे। तो आर्टिस्ट भी आ गए। उसके बाद हमको ये था कि क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पेंटिंग बनाना भी है और उसके बाद उसको शिप भी करना है और उसमें फ्रेमिंग भी कराना है। तो वो सब इनिशियल हमारे जो बहुत बड़े चैलेंजेस हमको लग रहे थे कि कैसे करेंगे, उसको शिप कैसे करेंगे। और हमारे जो इनिशियली जो ऑर्डर्स भी आ रहे थे और जो हमको मार्केट एक्सपेंड करना था, हमने यूएस चुना था। तो यूएस में अगर हमको इंडिया से प्रोडक्ट भेजना है तो वो भी एक टास्क था हमारे लिए। तो पहली चीज़ तो आर्टिस्ट में हमने क्या करा, हमारे जो इनिशियल में कुछ आर्टिस्ट हुए, हमारे 7-8-10 आर्टिस्ट जो हमारे साथ काम कर रहे थे, हमने उनको रीच आउट करा। हमने पूछा कि आपके और कोई फ्रेंड है क्या जो इस टाइप का काम करते हैं, या फिर आप ही लोग क्यों ना और आर्टिस्ट को अपने साथ लेके आओ और आप लोग डील करो हमारे बिहाफ पे। तो वहाँ से हमने अपना आर्टिस्ट बेस बढ़ाया। फिर हमने फ्रेमिंग को एक्सप्लोर करा कि फ्रेमिंग के लिए कॉमन सोर्स होना चाहिए जहाँ से हम फ्रेमिंग ले, ताकि हमारे कस्टमर्स के पास सबके पास सेम क्वालिटी डिलीवर हो। उसके बाद शिपिंग का जो चैलेंज था वो हमको बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, और फिर हमने देखा कि फेडेक्स और DHL से हमने डील करा। तो फिर उनसे डील करके हमने बोला कि हम आपको मंथली इतने ऑर्डर्स देंगे, तो उनसे हमने एक प्राइस सेट करके फिर हमने इंटरनेशनल डिलीवरी शुरू करा। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी चैलेंजेस हैं जो लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से ओवरकम उनको करना चाहिए। तो वो जैसे आपने बताया कि आपका जो मेजर जो मार्केट है वो US है, तो US का ही मार्केट क्यों? इंडिया का इतना बड़ा मार्केट, 130 करोड़ का पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो ये पॉपुलेशन छोड़कर आपने US को ही क्यों टारगेट किया? और US के अलावा भी और कोई कंट्रीज़ हैं जिसको टारगेट करते हैं आप? तो हमारा जो इनिशियल जो आइडिया था वो इंडिया में ही था। तो हमने इंडिया में ट्राई करा और हमको ऑर्डर्स भी आ रहे थे, लेकिन मेन इशू हो रहा था हमारा कोई मार्जिन नहीं था उसमें। तो क्या हो रहा था, अगर हम कोई पेंटिंग बेच रहे हैं तो हमने प्राइसिंग बहुत कम रखा था इंडियन मार्केट के हिसाब से। और आर्ट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, क्योंकि वो आप मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। हर एक ऑर्डर को आर्टिस्ट एक टाइम देके उसको 4 दिन या 7 दिन लगेंगे उसको बनाने में, उसके बाद वो रेडी होता है। तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या जो उसको बनाने में जो टाइम जा रहा है वो बहुत ज़्यादा था। तो उसी हिसाब से हमने
जो इंडिया से हमको ऑर्डर आ रहे थे उसमें हमारा मार्जिन था, लेकिन उसके बाद फिर आपको ऐड भी रन करने हैं, आपको अपने ऑपरेशन कॉस्ट भी चलाने हैं, शिपिंग कॉस्ट भी देखना है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बच रहा था। तो उसके बाद हमने सोचा कि कोई और मार्केट ट्राई करते हैं, आर्ट का डिमांड। फिर हम जब इंटरनेट पे रिसर्च कर रहे थे और देख रहे थे तो हमको पता लगा यूरोपियन कंट्रीज़ में आर्ट का बहुत क्रेज़ है, और या फिर यूएस में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो हमने यूएस मार्केट को चुना, और यूएस मार्केट में हमने अपने प्राइसिंग भी बहुत हाई एंड रखे, अच्छा खासा मार्जिन निकाला, अपना इंटरनेशनल शिपिंग के हिसाब से मार्जिन निकाला। फिर हमने यूएस में ट्राई करा, और यूएस से जब हमको ऑर्डर आया तो हमारे मार्जिन, हमारे पास इतना फंड बचता था कि हम उसको अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सके ग्रोथ के लिए। तो वहाँ से हमने फिर यूएस मार्केट एक्सप्लोर करा, और हमारे मेजर जो चंक है हमारा 80 to 85% वो अभी यूएस से आता है। उसके बाद दूसरे कंट्रीज़ भी है जहाँ से हमको काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, इन कंट्रीज से भी हमको काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं। तो इसका मतलब है कि इंडिया से ऑलमोस्ट ज़ीरो है? इंडिया में है, लेकिन जो हमारे मेजर जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। आप 4-5% ऑफ हमारा रेवेन्यू आप इंडिया से मान सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया में भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो इतना स्पेंड कर सकते हैं, जिनकी स्पेंडिंग जो कैपेसिटी है वो शायद इस टाइप के प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए, शायद जैसे बाकी जो प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आईफोन चलता है या बड़ी बड़ी प्रीमियम कार्स चलती है, तो आपका जो प्रोडक्ट है शायद ऐसा एक पर्टिकुलर सेगमेंट होगा जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। यस, तो हम उसी जो टारगेट ऑडियंस है उसी को टारगेट कर रहे हैं इंडिया में, जो प्रीमियम गिफ्टिंग जिसको करनी है। लेकिन वो बहुत अगर आप यूएस मार्केट से उसको कंपेयर करोगे, अगर आप यूएस का बेसिक इनकम ही देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया का जो प्रीमियम सेगमेंट है उसको हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक उतना मैच्योर नहीं है, और हमें जो ट्रैक्शन ईजिली यूएस से मिल जा रहा है उससे कम मेहनत में तो वाई नॉट। और अभी हमने अपना कंपनी भी यूएस में रजिस्टर कर लिया है। तो यूएस में हम सारे रूल्स यूएस के फॉलो कर रहे हैं, और हमको बहुत इजी भी पड़ रहा है, टैक्स भी हमारा यूएस में जाएगा। तो पूरा जहाँ, और ये भी एक चीज़ रहती है जहाँ पे आपका ऑडियंस है, आपको अगर आप वहीं की कंपनी तो आपके लिए बेटर रहता है, आपको वो रूल्स रेगुलेशंस आपको वही फॉलो करने हैं, और कस्टमर में भी एक ट्रस्ट बनता है। अगर आप इंडिया की कंपनी बोल के यूएस में सेल करोगे तो ऑब्वियसली एक डाउट आएगा कहीं ना कहीं, और लोग लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसीलिए हमने यूएस में रजिस्टर करके यूएस में एक्सपेंड करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो जैसा कि आप यूएस को टारगेट करते हैं, तो कितने आपके पास आर्टिस्ट हैं जो कि आपके लिए काम करते हैं, और कितना मंथली ऑर्डर्स आप जनरेट कर लेते हैं? तो हमारे पास जो मेनली जो आर्टिस्ट है वो, जैसे इंडिया का तो मैंने इनिशियली बताया, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट चाइना से है, और हमारे पास कुछ आर्टिस्ट जो हमने अभी हायर करे वो यूएस बेस्ड है। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर्स रहते हैं वो हम यूएस में ही कराते हैं, और जिन ऑर्डर्स में कोई डेडलाइंस नहीं रहती उनको हम आराम से शिप कर सकते हैं, वो हम इंडिया या चाइना में करते हैं। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट देयर आर लाइक 200 to 250 आर्टिस्ट जो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे, पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर रहे हैं। ओके, तो और मंथली कितना ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं? तो मंथली भी वेरी करेगा। जो हमारा पीक सीजन रहता है उसमें हमारे ऑर्डर्स ऑब्वियसली एक नंबर को, एक स्पेसिफिक नंबर को क्रॉस कर लेते हैं, और अगर ऑफ सीजन है तो वो हाफ भी रहता है उसका। ओके, और एक ऑर्डर का एवरेज प्राइस क्या रहता है? एवरेज जो अगर आप देखोगे तो इट्स अराउंड 250 to 300 USD। और 250 to 300 USD, so इंडियन रुपीस के हिसाब से 20,000 रुपीस के 20 to 25,000 रुपीज। यस। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप मार्केटिंग करते हैं? तो जो पहला जो मेजर हमारा प्लेटफॉर्म है वो तो SEO है। हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे काफ़ी फोकस करते हैं, काफ़ी सारे ब्लॉग्स लिखते हैं, काफ़ी सारी गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद जो हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स है उसमें इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स बेसिकली, तो वो सब करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एफिलिएट नेटवर्क है, शेयर सेल पे हमारी कंपनी का अकाउंट है जहाँ पे एफिलिएट्स हमको ज्वाइन करते हैं, और वो हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे या फिर अपने ब्लॉग्स में। उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, जो हमारा ईमेल के थ्रू जो हमको कस्टमर्स आते हैं जो ईमेल्स छोड़ के जाते हैं वेबसाइट पे, उनको हम टारगेट करते हैं। तो ये हमारे मेजर कुछ सोर्सेज है जहाँ से हम ऑर्डर्स जनरेट करते हैं। ओके, तो ये सारे आपके मेजर सोर्सेज है जहाँ से आप ऑर्डर्स जनरेट करते हैं। जैसे आपने बताया कि SEO वन ऑफ द मेन फैक्टर है, राइट। उसके बाद पेड मार्केटिंग करते हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। यस। और फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग है। तो जैसे SEO है, तो SEO को कैसे टारगेट करते हैं आप? तो हमने बेसिकली एक रिसर्च करी कि हमारे जो कस्टमर्स है वो किन कीवर्ड्स को सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, या किस टाइप के प्रोडक्ट्स वो लोग सर्च कर रहे होंगे, किस टाइप के टर्म सर्च कर रहे होंगे
अगर उनको कुछ गिफ्टिंग चाहिए। तो हमारा जो कंटेंट आप देखोगे हमारी वेबसाइट पे तो बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग के रिलेटेड रहता है। हम बहुत ज़्यादा टिप्स पेंटिंग्स के रिलेटेड देते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स रहेंगे पेंटिंग्स के रिगार्डिंग हमारी वेबसाइट पे। जैसे कि हमारे बहुत सारे कीवर्ड्स है कि फ़ोटो टू पेंटिंग कैसे बनाना है, ठीक है, तो वो सब हमारी टारगेट ऑडियंस है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग लैंडिंग पेजेस बनाएंगे वेबसाइट पे, या फिर हम ब्लॉग्स लिखेंगे ताकि उस ऑडियंस को वो हमारी वेबसाइट पे आए, उनको पता चले कि पोर्ट्रेट फ्लिप ये प्रोडक्ट सेल करता है, और ऐसे हम लोग विजिटर्स को हम कस्टमर्स में कन्वर्ट करते हैं। ओह, तो बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे कि आपने बताया कि आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं जिससे आपको बिजनेस जनरेट होने के ज़्यादा चांसेस लगते हैं, राइट। तो आपको क्या लगता है कि एसईओ का कितना परसेंटेज ऑर्डर्स, जो जितने भी ऑर्डर्स आते हैं आपको टोटल, तो एसईओ से कितना परसेंटेज ऑर्डर्स आपको जनरेट होते होंगे? ऐसे देखा जाए तो एसईओ से जो मेजर ट्रैफिक है वो तो एसईओ से ही जनरेट हो रहा है वेबसाइट पे। ऑब्वियसली एसईओ का कन्वर्जन रेट उतना ज़्यादा नहीं रहता, आपका बहुत सारा ट्रैश ट्रैफिक भी रहता है जो इररेलेवेंट होता है। तो हमारा लेकिन मेजर आप देखो 50-60% या 70% तक आप बोल सकते हो कि हमारे जो ऑर्डर्स है वो एसईओ से जनरेट होते हैं, एसईओ से, या फिर हमारा जो ब्लॉग नेटवर्क है जो हम लोग को ब्लॉग पे अपने प्रमोट करते हैं उसके थ्रू हमारे ऑर्डर्स आते हैं। ओह, तो एक बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट जो है आपके ऑर्डर्स का वो एसईओ से आता है ऑर्गेनिक तरीके से। तो जो भी स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि उनका जो प्रोडक्ट है, जो सेल करना चाहते हैं जिस प्रोडक्ट को, तो उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक का कितना पोटेंशियल है, और उस हिसाब से अपनी एक एसईओ की टीम बनाकर, एक कंटेंट की टीम बनाकर उन कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। तो मिस्टर सनी, जैसे कि आपको इतना एक्सपीरियंस है, पिछले 3 साल से आप स्टार्टअप चला रहे हैं, रन कर रहे हैं अपना, और आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, स्पेशली मार्केटिंग का। तो मेरी ऑडियंस को, स्पेशली जो अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई खास मार्केटिंग टिप्स आप देना चाहेंगे? यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके जो विजिटर्स आ रहे हैं वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत कम विजिटर्स ऐसे होंगे जो पहली बार में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको फेसबुक पिक्सल या फिर गूगल का टैग मैनेजर आपको अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करके रखना है, ताकि आप उन लोगों को रिटारगेट कर सको यूट्यूब एड्स के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू। अगर हम फेसबुक एड्स की बात करें तो उसमें मेजरली आपके जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, अगर वो आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं तो उनके बहुत सारे कुछ फैक्टर्स रहते हैं, बहुत सारे फियर्स रहते हैं जो आपको ओवरकम करने रहते हैं। पहली चीज़ तो आप एक बहुत बड़े ब्रांड नहीं हो, तो कस्टमर को आपके फियर्स में हटाना है कि उसको ट्रस्ट करना चाहिए कि आप एक ऑथेंटिक वेबसाइट हो। तो उसके लिए आप अपने कस्टमर टेस्टिमोनियल्स चला सकते हो, या फिर आप अपने रिव्यूज़ दिखा सकते हो जिस भी रिव्यू प्लेटफॉर्म पे आप रिव्यूज़ कलेक्ट कर रहे हो, जैसे हम लोग ट्रस्ट पायलट पे करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद कुछ लोग होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे प्रोडक्ट को, या फिर वो डिस्काउंट देख रहे हैं, तो आप ऐसे विजिटर्स को डिस्काउंट कूपन कोड्स दिखा सकते हो। उसके अलग फिर अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको फेसबुक पे बहुत सारे एड्स दिखेंगे जिसमें हमारे कस्टमर्स जब प्रोडक्ट को ओपन कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लोग एड्स रन करते हैं। तो उनके थ्रू क्या होता है, एक तो इमोशन होता है हमारी वीडियोस में, बहुत सारा कस्टमर्स ओपन कर रहे हैं, उनका जो इमोशंस है वो खुश हो रहे हैं, रो रहे हैं उन पेंटिंग्स को देख के, तो वो इमोशंस को दिखा के हम अपने जो विजिटर्स हैं उनसे रिलेट करने का ट्राई करते हैं। क्योंकि जो इमोशन के थ्रू जो मार्केटिंग हो रही है ना, आप कुछ भी कर लो उसको बीट नहीं कर सकते हो। तो उसके थ्रू हम एक ट्रस्ट गेन करते हैं कि आपके जैसे लोग ही हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, अगर आप खरीदते हो तो आप जिसको एक गिफ्ट देने वाले हो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये कुछ बेसिक टिप्स है जो आपको करने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताए आपने। तो जैसे कि आपने बताया कि फर्स्ट टाइम जो अपने विजिटर्स होते हैं वो बायर्स में जनरली कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो उनको फॉलोअप लेना पड़ता है, उन पर ट्रस्ट बनाना पड़ता है, रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप बार बार वो जब उन चीज़ों को देखेंगे तो शायद आपके फ्यूचर में वो कस्टमर्स बन जाए। और मैंने ये भी कहीं पढ़ा है कि जनरली ऑन एन एवरेज 7 से 10 बार अगर एक विज़िटर को आप फॉलोअप लेते हो तो कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टिप्स बहुत काम आ सकती है उन लोगों के लिए जो कि स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता है। हर रोज़ बहुत सारे स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं और उनमें से काफ़ी सारे फेल भी हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 90 to 95% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। और जैसे कि आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप रन कर रहे हो, तो क्या रेसिपी होती है, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक परफेक्ट स्टार्टअप रन करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए? पहला तो अगर आप देखोगे तो कैश मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैनेज करना है कि अगले कुछ महीने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए स्टार्टअप चलाने के लिए, क्योंकि कभी भी आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं या कभी भी आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। तो आपको एक तो कैश मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपने साथ साथ आपकी को फाउंडिंग टीम तो एक बन गई है, लेकिन उसके बाद भी आपको और लोगों को, अच्छे लोगों को अपनी टीम में लेके आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एक अच्छी टीम बनती है, एक वर्कफोर्स आपके पास अच्छी है जो आपके आइडिया में बिलीव करती है,
तो उसके थ्रू वो जो लोग आएंगे और वो आपके आइडिया में बिलीव करके आपके जैसे ही काम करेंगे, तो वो भी एक चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप्स में। काफ़ी बार होता है कि लोग एक अच्छी टीम नहीं बना पाते हैं। उसके बाद आपको कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ब्लाइंडली जाके इन्वेस्ट नहीं करना है। तो वो भी आपको देखना है कि किस चीज़ों में मैं करूँ जिससे मेरे को मैक्सिमम रिटर्न आए। हर चीज़ को ट्राई नहीं करना है। शुरू में आपको बहुत कम चीज़ों को टैप करो, एक फिक्स अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करके देखो, अगर रिजल्ट आता है तो फिर उसमें इन्वेस्ट करो, एक बार में पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत करो। हाँ, तो काफ़ी अच्छी टिप्स दी है आपने उन लोगों के लिए जो कि स्टार्टअप लॉन्च तो करते हैं, लेकिन उनको हमेशा एक डर रहता है कि शायद स्टार्टअप फेल हो जाए। तो उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद उनका स्टार्टअप और अच्छे से ग्रो हो सकता है। तो जैसे कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी जो कंपनी है वो भी काफ़ी ग्रो हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी कंपनी में एक बहुत अच्छी टीम होगी। तो एक एम्प्लॉइज़ को या टीम को हायर करने के लिए आपकी प्रोसेस क्या है, और कैसे आप टीम को बिल्ड करते हैं? हमारा पहला चीज़ तो यही रहता है कि जिसको भी हम हायर कर रहे हैं वो हमारे आइडिया में बिलीव करे, उसको स्टार्टअप कल्चर में काम करना हो, सिर्फ उसको जॉब चाहिए इसलिए नहीं लेना है। और हम लोग हाईली डिसिप्लिन लोगों को देखते हैं कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, हम जो आया है वो प्रोबेशन पे है शुरू में, तो हम लोग नोटिस करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो आइडिया में सही में बिलीव कर रहा है, जिस हिसाब से हमको काम कराना है कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी हिसाब से हम उनको रिटेन या फायर करते हैं। और उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक कल्चर होता है आपकी कंपनी में, एक कल्चर आपने बिल्ड करा है। हमारी कंपनी का कल्चर, अगर मेरे से एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप किस टाइप की कंपनी बनाना चाहते हो, तो मेरा आंसर ये था कि मेरे को एक हैप्पी कल्चर वाली कंपनी बनाना है, जिसमें आप जो कस्टमर्स को भी डिलीवर कर रहे हो वो भी खुश होने चाहिए, और जो आपकी वर्क फोर्स है, आप देखोगे बहुत सारी जगह बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट बन जाता है स्टार्टअप्स में, सिर्फ काम या बाकी चीज़ें। तो उस हिसाब से हमको एक हैप्पी कल्चर बनाना है। तो जो लोग उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड ऑन कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग अपनी कंपनी में रखते हैं। दूसरा, अभी करंटली हम लोग इंटर्न्स को हायर करते हैं 3 महीने के लिए पीपीओ ऑफर के साथ। अगर आप उन 3 महीनों में अच्छा करते हो तो आप फुल टाइम हमको ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग उस टीम को हायर कर रहे हैं। और अभी भी हमारी ओपनिंग से अगर किसी को अप्लाई करना है कंटेंट टीम के लिए, और हमारी जो वीडियो ग्राफिक टीम है या जो फोटोशॉप वाली टीम है, उसके लिए भी हमारे हमेशा मतलब ओपनिंग रहता ही है। तो हम लोग हमेशा एक कंटिन्यूस हायरिंग करते रहते हैं, अच्छे लोगों को ऑनबोर्ड लेके आते हैं, जो उनमें से हमारे हिसाब से डिलीवर करता है, या जिन लोगों को कंटिन्यू करना है कि हाँ इसी हिसाब से मेरे को एक चैलेंजिंग जॉब चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आ रहा हूँ लॉगिन और लॉग आउट कर रहा हूँ। अगर आपको हम आज उठ के बोलते हैं कि नहीं आप कंटेंट टीम में हो लेकिन ऑपरेशंस में आपकी ज़रूरत है, आप कर सकते हो, जो हाँ बोलेगा ऑब्वियसली ऐसे लोग हमको चाहिए, क्योंकि वही लोग आगे जाके उन जो भी आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से उनको लीड करेंगे, या फ्यूचर में हायरिंग भी वही लोग करेंगे। तो अगर ऐसे लोग, जो लोग आपके प्रोडक्ट में सही में बिलीव करते हैं, स्टार्टअप में सही में बिलीव करते हैं, तो उनको ही हमेशा हायर करो। तो जैसे कि आपने बताया कि जो कि आपके आइडियाज़ में बिलीव कर रहे, स्टार्टअप कल्चर में ढल जाए, उन लोगों को आप हायर करते हो। जनरली आप 3 महीने के नोटिस पीरियड पर रखते हो, प्रोबेशन पीरियड बोलो या फिर इंटर्नशिप के लिए, और उसके बाद उसका जो जॉब है वो परमानेंट होता है। तो काफ़ी अच्छे आइडियाज़ है टीम बिल्ड करने के लिए, तो काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काफ़ी अच्छे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कैसे स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए, या फिर फंडिंग की बात होती है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें वो कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या ऐसे टिप्स देना चाहेंगे शॉर्ट में, जिससे कि उनको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ इस आइडिया को मुझे मार्केट में लेके आना ही है और इस तरह से लेके आना है, उनको एक क्लैरिटी रहे अपने हर चीज़ों के बारे में? तो जो भी आपका आइडिया है बेसिकली शुरू में, तो आपको हमेशा एक फुल फ्लेज मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको एक MVP बनाना चाहिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप मार्केट में ट्राई कर सकते हो कि ये मार्केट फिट है कि नहीं है, इसका कुछ मार्केट में ज़रूरत है या नहीं है। तो उसके लिए आप बेसिकली देख सकते हो कि उस फील्ड में और कौन सी कंपनीज कर रही है काम। अगर उस फील्ड में ऑलरेडी कोई कंपनी काम कर रही है तो आपको वहाँ से समझ जाएगा कि अगर उनका प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है तो ये भी कोई खरीदेगा। या फिर आप गूगल पे जाके ट्रेंड्स देख सकते हो। आप गूगल पे ट्रेंड देखोगे तो देखोगे कि वो उस चीज़ के लिए लेके ट्रेंड लोग सर्च बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ का डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है। और उसके अलावा आपको कैसे उसको लॉन्च करना है, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। एक बेसिक सा वेबसाइट बनाना है, आप वर्डप्रेस पे या शॉपिफाई पे बना सकते हो। और उसके बाद जो भी आपको लगता है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस हो सकती है, उसको आपको टारगेट करके उस प्रोडक्ट को आप फ्रीली भी ऑफर कर सकते हो, या कैसे भी उनसे ट्रायल बेसिस पे ऑफर कर सकते हो, और चेक करना है कि ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा।
तो काफ़ी यूज़फुल टिप्स है कि कैसे आइडियाज़ को वैलिडेट किया जाए, और जैसे आपने बताया कि मार्केट रिसर्च किया जाए, उसके बाद आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, मिनिमम में बन जाती है आजकल वेबसाइट, तो फिर थोड़ा बहुत एसईओ या पेड मार्केटिंग करके मतलब मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि ये प्रोडक्ट डिमांड में है कि नहीं, इसका फ्यूचर कैसा है, और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर सोच सकता है उस आइडियाज़ को ग्रो करने के लिए। तो मिस्टर सनी, जैसे कि मैं आपकी कंपनी के बारे में और आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में देखा कि लास्ट ईयर आपका टर्नओवर जो था 6 करोड़ का था। तो अभी आपको कितना पोटेंशियल लगता है इस बिज़नेस के बारे में, मतलब 5 साल में आपका क्या पोटेंशियल लगता है और इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं? पहली चीज़ तो जो हमने शुरू से ही कर रहे हैं, हमारा जो रेवेन्यू है वो हर साल हम लोग डबल या ट्रिपल कर रहे हैं। तो इस बार का भी हमारा यही टारगेट है कि जो पिछली बार था एटलीस्ट डबल या ट्रिपल तो होना ही चाहिए। और उसके लिए हम लोग टीम हायरिंग पे, जैसे हमने अर्ली इंटरव्यू में डिस्कस करा, उस पर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे मार्केटिंग है, जैसे लास्ट ईयर हमने यूएस के बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करा था। तो आप भी जैसे इंडिया में देखते होंगे बहुत सारे ब्रांड है जो डायरेक्टली यूट्यूबर्स के वीडियो में इंटीग्रेट करके प्रोडक्ट्स आपको शो करते हैं। Absolutely. तो इस टाइप से हम इस बार बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो यूएस बेस्ड है उनके साथ हम लोग डील कर रहे हैं, ताकि हम अपने जो प्रोडक्ट है, अपना ब्रांड है, वो और ज़्यादा बिल्ड कर सकें। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजीज़ हैं एंड बेस्ट ऑफ लक कि आपका ये जो पोर्ट्रेट फ्लिप है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो। सो थैंक यू सो मच मिस्टर सनी कि आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी। आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे, और मेरी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपके स्टार्टअप से, आपकी इस जर्नी से। तो जाते जाते आप क्या टिप्स देना चाहेंगे मेरी ऑडियंस के लिए? तो जो ये मेरी टिप है, एक्चुअली ये मेरी नहीं है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था 11th-12th में, तो मेरे जो प्रिंसिपल थे वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मेंटरशिप या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि आप अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो वो बोलते थे कि आपकी क्लास में कोई ना कोई होगा जो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, या आप जब खेलने जा रहे हो कोई ना कोई होगा जो आपसे अच्छा खेलता होगा। Absolutely. तो आप उनसे सीखो। अगर आप उनसे भी उनसे भी बेटर बन जाओगे तो आप 1 स्टेप एट ए टाइम वाली जो चीज़ बोलते हैं उसके थ्रू आपको ग्रो करना है। तो वो सेम चीज़ मैं अपनी टीम को भी हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप अपनी टीम में यहाँ पे बेस्ट बन गए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, आप सीधा 0 to 100 नहीं जा सकते, आपको 0 to 1 जाना पड़ेगा। Right. तो उसके यही एक एडवाइस है कि आप धीरे धीरे एक स्टेप लो, और जो आपके आसपास लोग हैं जो आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनसे कुछ सीखो और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। सो काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है कि आपके जो आजू बाजू में काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपसे अच्छे होंगे, जैसे कि स्कूल में, स्पोर्ट्स में, तो उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हो आप। Right. और बहुत ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। राइट। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।